हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। हमारे घरों में ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा रूप आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल का जो चार्जर होता है वो क्या करता है। मोबाइल का चार्जर देखो हमारे जो मोबाइल में आप बात करोगे तो मोबाइल को चार्जिंग के लिए 4 से 5 वोल्ट लगभग इतना चाहिए होता है, और घरों में सप्लाई कितनी आती है 220 वोल्ट। इसका मतलब वो जो चार्जर है वो क्या काम कर रहा है, 220 वोल्ट को कितने में कन्वर्ट कर रहा है, 4 या 5 वोल्ट में। इट मीन्स उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है चार्जर के अंदर वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। इसी प्रकार से जो एक दूसरा ट्रांसफार्मर और होता है जो क्या काम करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, या यूँ कहते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या हुआ। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। सो व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। तो अभी हमने देखा कि हम वोल्टेज को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, आइदर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सो इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। वन इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मीनिंग समझ गए, इट चेंजेस हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, 220 को 4-5 वोल्ट में ले आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। क्या डेफिनेशन होगी, ए ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स हाई इनपुट वोल्टेज टू लो आउटपुट वोल्टेज। दूसरा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड टाइप इज स्टेप अप। इसका मतलब हम ट्रांसफार्मर को यदि इनपुट लो वोल्टेज दें और हमें आउटपुट हाई वोल्टेज मिले, ये जो इसका जो यूज होता है हम इसकी बात करेंगे। जैसे जो हमारे जो पावर स्टेशन होते हैं जहाँ से हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है, वहाँ ट्रांसफार्मर जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, 220 वोल्ट को 22,000 में, 11,000 में या 66,000 इस प्रकार के हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे लास्ट में, जब आप इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, राइट। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन की। देखो ट्रांसफार्मर का जो एक सबसे बड़ा यूज ही क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द एसी वोल्टेज ओवर लार्ज डिस्टेंस। देखो हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि लगभग 400, 500 एंड सो ऑन, इतने किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, इतनी दूरी से हमारे घरों में वोल्टेज आती है, राइट। तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं वो कौन से लगे होते हैं, स्टेप अप वोल्टेज लगे होते हैं, राइट। फिर जहाँ पर हम हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है तो वहाँ पर क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो 22,000 वोल्ट को या 11,000 वोल्ट को, जितनी भी वोल्टेज पे लाइन आती है उसको वापस किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वापस 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके बारे में हम पहले काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपको याद होगा कि ये कॉइल में हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, दूसरे में क्या आती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। तो सेम फिनोमिना यहाँ पर है, राइट। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन या हाउ इट इज़ मेड। देन देखो ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमें कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, इस प्रकार का मटेरियल लेते हैं जिसके अंदर क्या हो, जो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम हो। तो हम क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, राइट। और हम ये कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, दे आर मोस्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट, एंड विच अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू देम। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे कि वाई वी यूज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ए ट्रांसफार्मर कोर इज मेड बाय यूजिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन इन द फॉर्म ऑफ थिन लैमिनेटेड शीट्स विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट। देखो क्या होता है इसमें, किस प्रकार की शीट्स हम लेते हैं, वी टेक
थिन सीट्स, इस प्रकार के हम थिन सीट्स लेते हैं। जैसे एक सीट ली, फिर उसके ऊपर सेकंड सीट को रखेंगे, फिर थर्ड सीट, फिर फोर्थ सीट एंड सो ऑन। देखो ये आपको ये जो डायग्राम दिखा रखे हैं, दीज आर थिन सीट्स। ये एक सीट होगी, इसके ऊपर फिर दूसरी सीट है, फिर तीसरी सीट है, फिर चौथी सीट है। इन सभी सीट्स को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं। तो इंसुलेट करने के लिए इनके बीच में क्या लगाते हैं, एक मटेरियल जिसको हम वार्निश कहते हैं। वार्निश का रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। वार्निश जैसे जिसको हम लाख कहते हैं हिंदी में, राइट। तो इनके बीच में लाख या वार्निश लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि ये एक सीट दूसरी सीट से इंसुलेट हो जाती है। इसी प्रकार से इन सभी सीट्स को क्या कर दिया हमने, एक दूसरे से इंसुलेट कर दिया। इसके पीछे जो कारण होता है वो क्या होता है, जब हम इन कॉइल में से करंट को पास करेंगे तो इन सीट्स के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और उस एडी करंट के कारण से क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ हीट। तो उस लॉस ऑफ हीट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को थिन लैमिनेटेड शीट्स के रूप में बनाते हैं। जैसा आपको याद होगा, हमने जब टॉपिक किया था एडी करंट, उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट इन द ट्रांसफार्मर कोर। तो कैसे करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो हम शीट्स लेते हैं, इनको हम थिन शीट्स के रूप में लेते हैं और इन सभी शीट्स को एक दूसरे से लैमिनेट करते हैं, राइट। अब देखो, दिस इज ट्रांसफार्मर कोर। ये ट्रांसफार्मर कोर है, किस रूप में ले रखा है इसको हमने, थिन सीट्स के रूप में। इस प्रकार के एक सीट, फिर उसके ऊपर दूसरी सीट, फिर तीसरी सीट, फिर चौथी सीट। अब क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, इसके दोनों साइडों में दो कॉइल्स को वाइंड करते हैं। एक कॉइल जिसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी कॉइल P1 P2, दिस इज प्राइमरी कॉइल P1 P2। दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, सेकेंडरी कॉइल, दिस इज S1 S2। सो इसकी कंस्ट्रक्शन में देखो, हमने अगला पार्ट क्या किया था कि टू कॉइल नेम्ड प्राइमरी कॉइल P1 P2 एंड अनदर सेकेंडरी कॉइल नेम्ड S1 S2 आर वाउंड ऑन द सेम कोर। इसी कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, दो कॉइल्स को वाइंड कर देते हैं, राइट। अब इसमें मान लेते हैं कि प्राइमरी में जो टर्न्स हैं वो कितनी मान लेते हैं, NP, और सेकेंडरी में जो टर्न्स हैं उनको कितना मान लेते हैं, NS। लेट NP इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड NS इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। देखो NP दिस नंबर ऑफ टर्न्स जिसको हमने लपेटा हुआ है, इसको क्या नाम दे रखा है, NP। और यहाँ पर कितनी बार टर्न्स बनाई हुई है, इसको क्या नाम दे रखा है, NS। सो NP क्या, टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, राइट। और NS क्या हो गया, टर्न्स इन सेकेंडरी। देखो ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। यदि हम डेली लाइफ में या एक्चुअल प्रैक्टिस में ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ट्रांसफार्मर की ये जो सीट्स होती हैं, दीज आर ऑफ लाइक दिस शेप। अब ये जो सेंट्रल आर्म है, इस सेंट्रल आर्म पे हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी को वाइंड कर देते हैं और फिर इस पे क्या करेंगे, सेकेंडरी को वाइंड कर देते हैं। दिस इज प्राइमरी, फिर इसके ऊपर से सेकेंडरी को वाइंड कर दोगे। यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रांसफार्मर देखोगे तो आपको इस प्रकार का ये जो डायग्राम है, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आपको दिखाई देगा। उसमें वाइंडिंग बीच में होगी। यहाँ हमने क्या कर रखा है, इसके दोनों साइडों में, यहाँ हम स्टडी के लिए इसको समझेंगे, दोनों की सेम है, दोनों में सेम प्रोसीजर है, राइट। दिस इज इन एक्चुअल प्रैक्टिस। जब आप किसी भी जैसे टीवी में या और कोई उपकरण में ट्रांसफार्मर को आप देखोगे तो आपको जो ट्रांसफार्मर की जो सीट्स मिलती हैं वो इस टाइप की सीट्स मिलेंगी यूँ। दिस इज सेंट्रल आर्म। इस आर्म पे जो कॉइल है उसकी वाइंडिंग करते हैं। एक सीट होगी, उसके ऊपर फिर दूसरी सीट, फिर तीसरी सीट, फिर चौथी सीट्स, और लास्ट में सेंट्रल आर्म पे क्या कर देते हैं, जो वायर की वाइंडिंग कर देते हैं। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। हाउ डज ट्रांसफार्मर वर्क्स। सो देखो, AC इनपुट वोल्टेज के लिए हमारे पास में कौन सी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल P1 P2। यहाँ से हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज, दिस इज फॉर इनपुट वोल्टेज। मान लेते हैं लेट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t इज इनपुट वोल्टेज। ये हमने इसको इनपुट वोल्टेज या इनपुट EMF देते हैं।
नाउ वी नो दैट दिस AC इनपुट वोल्टेज इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। सो क्या होगा, ये जो हमारे पास में जो प्राइमरी कॉइल है इसमें EMF चेंज हो रही है, सो देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और वी कैन से दैट देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरे पास में प्राइमरी कॉइल है, इसको मैं यहाँ समझाने के लिए अलग से बता रहा हूँ, राइट। सो ये प्राइमरी कॉइल किस रूप में आ गई, इन द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड। व्हेन करंट इज पास थ्रू दिस कॉइल क्या होगा, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास में जो ट्रांसफॉर्मर कोर है, इस कोर पे हमने क्या कर रखा है, प्राइमरी कॉइल को वाइंड कर रखा है। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द ट्रांसफॉर्मर कोर, यहाँ से यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब सेम ट्रांसफॉर्मर कोर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली आ रही है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुआ है इट विल मूव हेयर, यहाँ से कहाँ आएगा, जो सेकेंडरी कॉइल है सेकेंडरी से फिर वापस इधर आएगा फिर इधर। इन दिस वे दिस मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज कंटिन्यूसली। अब चेंज कैसे होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, दिस I इज अल्टरनेटिंग करंट, वी नो दैट अल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूसली। सो I चेंज होगा, देयर विल बी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, राइट, कहाँ जाएगा, इट विल मूव इन द सेकेंडरी। सो सेकेंडरी के साथ में जब ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो B है, सपोज एक मिनट, सो इफ I चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड B चेंजेस। तो देखो ये जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है इसकी प्रत्येक टर्न के साथ में यदि हम फ्लक्स की बात करेंगे, राइट, इसको भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, जो आप डेरिवेशन करोगे दैट इज वेरी सिंपल। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रत्येक टर्न के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी, फाई इज इक्वल टू BA, B इज दिस मैग्नेटिक फील्ड, A is area of each turn, this is magnetic flux, right? Now we know that this magnetic field is changing continuously due to alternating current. So if B is changing it means magnetic flux is also changing। इसका मतलब ये जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है इसके साथ में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ वी कैन से दैट देयर इज इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो इसकी प्रत्येक टर्न के साथ में क्या आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी, राइट। सो हम यहाँ आते हैं वापस हमारे डेरिवेशन पे। लेट मान लेते हैं कि लेट इज इंड्यूस्ड EMF इन ईच टर्न, राइट। तो प्रत्येक टर्न में इंड्यूस्ड EMF क्या होगी, वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dϕ/dt प्रत्येक टर्न में। देखो प्रत्येक टर्न के साथ में फ्लक्स कितनी B है, दिस फ्लक्स इज चेंजिंग। सो प्रत्येक टर्न के साथ में ये आ गई इंड्यूस्ड EMF। अगर हम 2 टर्न लेते हैं तो इंड्यूस्ड EMF कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ dϕ/dt। अगर इसकी 3 टर्न लेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ dϕ/dt। यहाँ पर हमने टर्न कितनी ले रखी सेकेंडरी में, NS। सो वी कैन से दैट इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी। रीजन समझ गए होगे किस कारण से आएगी, बिकॉज देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगी, इस कॉइल के साथ में कॉइल के दोनों एंड्स पे देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF। अगर इन दोनों एंड्स पे हम कोई रेजिस्टेंस या आउटपुट डिवाइस लगा देंगे, मतलब कहने का मतलब इस सर्किट को क्लोज कर देंगे, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट बिटवीन S1 एंड S2। सो व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी, देखो ये एक टर्न के साथ में है, राइट। तो सेकेंडरी में टोटल टर्न कितनी है, NS, देन टोटल इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्वल टू NS dϕ/dt। नाउ सेम मैग्नेटिक फ्लक्स यदि हम बात करते हैं, दिस सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज changing in the primary, so we can say that induced EMF in the primary, इस प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड EMF आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस NP dϕ/dt, राइट। और वी कैन से दैट इफ वी डिवाइड ES अपॉन
EP। यदि हम ES को EP से डिवाइड कर देंगे, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D5 से D5 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में क्या बचेगा, NS अपॉन EP। सो फाइनली जो हमारे पास में रिजल्ट आया वो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, ES अपॉन EP, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। What is this ES? ES is secondary voltage, EP is voltage in the primary, NS क्या number of turn in secondary and NP is number of turn in primary. Now if अगर हम ये कह दें कि if NS is greater than NP, it means NS upon NP will be greater than 1, और ये जो रेशियो है NS अपॉन NP, इसको हम लिखते हैं K के द्वारा, and it is known as transformation ratio. This K is known as transformation ratio, right? So यदि हम ये कह दें कि if NS is greater than NP, it means K is greater than 1. NS अपॉन NP किसके बराबर है, K के बराबर। तो यदि K 1 से बड़ा है, then we can say that ES upon EP is greater than 1 or ES is greater than EP. It means voltage in secondary is greater than voltage in primary. So हमें क्या मिलेगा, output voltage is greater than input voltage. So this type of transformer is known as step up transformer. So हमारे पास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेकिंग ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यदि हमें आउटपुट वोल्टेज हाई चाहिए तो क्या कंडीशन होगी, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी देन आउटपुट वोल्टेज इन द सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन वोल्टेज इन द प्राइमरी, राइट। दिस इज द कंडीशन फॉर मेकिंग ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम स्टेप डाउन की बात करते हैं तो स्टेप डाउन में क्या करेंगे, इफ NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, NS अपॉन NP इज लेस देन 1, इसका मतलब ये जो हमारा रेशियो है K विल बी लेस देन 1, और वी कैन से दैट ES अपॉन EP इज लेस देन 1 और ES इज लेस देन EP. ES is voltage in secondary is less than voltage in primary. So this will be a step down transformer. इसको हम क्या बोलेंगे, step down. So what is the condition for step down transformer? क्या कंडीशन आ गई step down के लिए, if number of turns in secondary is less than number of turns in primary then output voltage will be low as compared to input voltage. So this is step down transformer. सो ये तो हो गया हमारे पास में वोल्टेज के बारे में। नाउ अब हम स्टडी करते हैं कि व्हाट हैपेंस टू करंट व्हेन वोल्टेज इज चेंज फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो। नाउ अब हम स्टडी करना है कि व्हाट हैपेंस टू करंट। तो करंट को स्टडी करने के लिए पहले हम कुछ एक बेसिक चीज़ें जो हम यहाँ अज्यूम करके चलते हैं। देखो, एक तो वी नो दैट यहाँ पर हम प्योर इंडक्टर की बात करते हैं और प्योर इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का, राइट। सो प्योर इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर कितना होगा, 0। इट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। यदि हम ये मान लेते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ पावर तो वो हम क्या मान के चलते हैं कि इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। और दूसरा, ये जो हमने ट्रांसफार्मर कोर कौन से मटेरियल की बना रखी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ से जो फ्लक्स जनरेट हुई है सेम फ्लक्स विल मूव इन द सेकेंडरी, मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ फ्लक्स। सो वी कैन अज्यूम दैट कि ये जो सोर्स है जिस रेट से एनर्जी इस प्राइमरी में ट्रांसफ़र करता है उसी रेट से क्या होगा जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द सेकेंडरी। इफ सो हम क्या मान के चल रहे हैं कि वी अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, इट मीन्स power in the primary will be equal to power in the secondary. That is we can say that power in primary will be equal to EP/IP using formula power P is equal to EI. This is instantaneous power, and in the same way power in the secondary will be equal to
ई एस अपॉन में आई एस, वेर आई एस क्या है, करंट इन द सेकेंडरी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि यदि इफ वी पुट एनी लोड रेजिस्टेंस आर एल, यदि अक्रोस यहाँ हम कोई लोड रेजिस्टेंस आर एल पुट कर देते हैं जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है, राइट, सो देयर विल बी करंट इन दिस लोड रेजिस्टेंस एंड दैट करंट को हमने क्या नाम दे दिया, आई एस, राइट। सो यहाँ से यदि हम दोबारा से ये कैलकुलेट करते हैं ई एस, इसको हम नाम देते हैं ई पी अपॉन आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस। इफ यू कैलकुलेट ई एस अपॉन ई पी को इधर ले आते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, आई पी अपॉन आई एस। देखो ये फार्मूला आ गया हमारे पास में, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, बट ई एस अपॉन ई पी, राइट, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू यहाँ ये होता है भाई एन एस अपॉन एन पी, राइट। सो ये क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। एग्जैक्टली देखो वोल्टेज में क्या होता है, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, लेकिन यदि हम करंट की बात करते हैं तो आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। एग्जैक्टली वोल्टेज का रेसिप्रोकल है, आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। देखो अब हम समझते हैं यहाँ से कि इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, यदि एन एस एन पी से बड़ा होगा तो ई एस, तो क्या हुआ, ई एस इज ग्रेटर देन ई पी। बट यहाँ देखो, यहाँ यदि आई एस, यदि एन एस एन पी से बड़ा है तो आई पी को आई एस से बड़ा होना पड़ेगा। इट मीन्स आई पी इज ग्रेटर देन आई एस। इट मीन्स यदि सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ता है तो सेकेंडरी में करंट को कम होना पड़ेगा। तो वी कैन से दैट कि जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जिस अनुपात में हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं सेम अनुपात में करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो यहाँ से क्लियर है, इफ एन एस मीन्स नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, तो वोल्टेज बढ़ गया लेकिन करंट क्या हो गया, यहाँ से वी कैन से दैट आई एस, दैट इज आई एस बिकम्स लेस देन आई पी। वोल्टेज बढ़ा तो उसी अनुपात में क्या हो गया, करंट कम हो गया। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज एट द कॉस्ट ऑफ करंट इन द सेकेंडरी। जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ा है उसी अनुपात में करंट सेकेंडरी में कम हो जाएगा। सो ये तो हो गया हमारे पास में करंट और वोल्टेज। देखो अब यहाँ से हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या आया है, इफ़ वी इंक्रीज करंट एंड वोल्टेज, यदि हम वोल्टेज को एन टाइम इंक्रीज कर देंगे तो जो करंट होगा ना दैट विल बी 1 अपॉन एन टाइम ऑफ ओरिजिनल। मीन्स जिस अनुपात में आप वोल्टेज को बढ़ाओगे सेम अनुपात में करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। या फिर यूँ कह दें कि जिस अनुपात में वोल्टेज को कम करेंगे उसी अनुपात में वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंक्रीज होगा उसी अनुपात में करंट डिक्रीज हो गया। स्टेप डाउन में क्या होगा, वो स्टेप डाउन में वोल्टेज कम करेंगे सेम अनुपात में करंट इंक्रीज हो जाएगा। और इसका यही जो फैक्टर है, वोल्टेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट द कॉस्ट ऑफ करंट, दिस इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ, जिसकी हम बात करेंगे, इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि करंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है या वो वोल्टेज के साथ में रेसिप्रोकल होता है, राइट। अब देखो हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी। व्हाट इज द एफिशिएंसी, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, राइट। यहाँ यदि हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालें, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो एफिशिएंसी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं ईटा के द्वारा, दिस सिंबल ईटा। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। व्हाट इज आउटपुट पावर, ई एस अपॉन आई एस, एंड इनपुट पावर इज ई पी अपॉन आई पी,
यदि इफ़ यू अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, तो क्या होगा, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, एफिशिएंसी इज 100%, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए ट्रांसफॉर्मर हैविंग 100% एफिशिएंसी। एक्चुअली ऐसा हम कोई डिवाइस बना ही नहीं सकते जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। क्या होता है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ऑलवेज इन सम फॉर्म, कुछ ना कुछ फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके हम बात करेंगे, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लॉस, जिस कारण से इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी 100%, या व्हाट आर द एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करते हैं इनको। देखो क्या क्या लॉस होते हैं। फर्स्ट इज कॉपर लॉस। व्हाट इज कॉपर लॉस? We know that these primary coil and secondary coil are made of pure copper. We know that resistance of copper is very very small, but even there is some loss in the form of heat due to resistance of this, and we know that heat is equal to H is equal to I square RT. So there is some loss of energy in the form of heat in the copper winding. This is known as copper loss. Second is iron loss. What is iron loss? Loss of energy in the form of heat in the soft iron core. ये जो हम soft iron core ले रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, there is formation of eddy current. उस eddy current के कारण से क्या होता है, there is loss of energy in the form of heat. जब आप किसी डिवाइस जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो उसको हाथ लगा के देखोगे तो वो साइडों से हमें गर्म मिलता है। जैसे आपने फ्रीज वगैरह को हाथ लगा के देखा होगा साइड में, तो साइडों से हमें गर्म मिलता है। इट मीन्स देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो ये जो हमारे पास में ये जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है, दे आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, इसलिए इसको यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हुआ है उसको हमने क्या नाम दिया, आयरन लॉस। थर्ड इज लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज को रोकने के लिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हम कोर बनाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाते हैं, लेकिन हम कितना भी इंसुलेशन कर लें देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ फ्लक्स। यदि एक भी फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकल के आ जाती है, राइट, सो 100% फ्लक्स यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगी। अगर 100% फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर नहीं होती है, इट मीन्स देयर इज सम लॉस ऑफ फ्लक्स, सो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। एंड फोर्थ इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर कोर को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, राइट। सो वी नो दैट एरिया ऑफ BH कर्व, आपको याद होगा हमने बताया था हिस्टेरेसिस कर्व में, हमने प्रूव किया था कि ये जो BH कर्व जो बनता है इसके अंदर जो एरिया होता है, दिस एरिया इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। बट इसको भी मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या यूज़ कर रखा है, सॉफ्ट आयरन। एंड लास्ट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड व्हेन यू पास थ्रू ए ट्रांसफार्मर। जब भी आप किसी ट्रांसफार्मर के पास से निकलते हो तो कभी आपने इस प्रकार के साउंड सुने होंगे, इस प्रकार की जो हमिंग साउंड आती है या इस प्रकार की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, एंड दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ये थे इसके अंदर कुछ एक लॉस। अब बात करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। एप्लीकेशंस और यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका जो सबसे बड़ा यूज क्या है, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ AC ओवर वर्ल्ड वाइड। पूरे संसार में AC का जहाँ पर पावर प्लांट लगे होते हैं इसके AC के, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हमें दूर दूर तक सेंड करना हो तो इट इज़ सेंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो क्या होता है, मान लो यहाँ पावर प्लांट है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली हम इस पावर को 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, जैसे हम जानते हैं कि इन इंडिया वी प्रोड्यूस एट 220 वोल्ट, 230, 240 वोल्ट पे प्रोड्यूस करते हैं, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। देखो उस ट्रांसफार्मर की सबसे खासियत क्या होती है कि डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी, इट ओनली चेंजेस वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहाँ पर हम पावर को जनरेट करते हैं वहाँ पर क्या करेंगे, 220 वोल्ट को हम 22,000 में या 66,000 इस प्रकार से इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। वी नो दैट हीट का फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, राइट। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, जैसे मान लो हमने 220 वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया कितने में,
22,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। देन व्हाट वी नो दैट करंट, यदि हम वोल्टेज को 100 गुना बढ़ाते हैं तो करंट कितना हो जाता है 1/100 टाइम हो जाएगा। सपोज राइट, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज टू 100 टाइम देन करंट बिकम्स 1/100 टाइम, राइट। अब जब हमने वोल्टेज को बढ़ाया करंट 1/100 टाइम हो गया। व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस वायर, तो इन वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू I²RT। सो हीट लॉस कितना हो जाएगा, करंट हमारा 1/100 टाइम्स कम हो गया, तो हीट लॉस 1/100 टाइम्स का स्क्वायर, मतलब देखो हमने वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा दिया, करंट 100 गुना कम हो गया, और जो हीट लॉस है वो 1/100 मीन्स 10,000 टाइम्स हीट लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जब एसी को ट्रांसमिट करते हैं तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, जिससे क्या होता है करंट उतना ही गुना कम हो गया और हीट स्क्वायर टाइम्स कम हो जाती है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एसी। लेकिन देखो इसका दूसरा बड़ा जो फैक्टर एक और है, ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क इन केस ऑफ डीसी। याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि हम किसी ट्रांसफॉर्मर को 100 वोल्ट डीसी देंगे देन व्हाट विल बी द आउटपुट पावर इन केस ऑफ डीसी। तो इन केस ऑफ डीसी आउटपुट पावर क्या होगी, 0, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क इन केस ऑफ डीसी, राइट। सो ये तो हो गया इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। देखो दूसरा इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि ये जो वायर्स, जो सप्लाइंग वायर है, अगर इनको हम इनकी थिकनेस को बढ़ा दें, वी नो दैट H इज इक्वल टू क्या होता है I²RT, और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इस हीट को कम करने के लिए मेथड क्या है, राइट, व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ हीट, या तो करंट को कम करें या रेजिस्टेंस को कम करें। अब रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये जो ट्रांसमिटिंग वायर है इनका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम इनका एरिया बढ़ाएंगे तो इसका मतलब इन वायर्स की मोटाई हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि वायर को हम थिक करेंगे इट मीन्स वी हैव टू यूज ए लॉट ऑफ मेटल फॉर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ दीज वायर्स। आपने देखा होगा कि जो बिजली के जो वायर्स होते हैं काफ़ी पतले पतले होते हैं, क्योंकि उनमें हम क्या कर रखा है, करंट को कम कर रखा है। इसलिए लॉस ऑफ, अगर मान लो इन वायर्स का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी है तो करंट काफ़ी कम है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ मिनिमम लॉस ऑफ हीट। सेकेंड इज वेल्डिंग पर्पज। वेल्डिंग आपने देखा होगा ना, कभी वेल्डिंग की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जो मेटल्स के पार्ट को, जो मैकेनिक होता है, जो मिस्त्री होता है, वो मेटल्स को जोड़ देता है। तो क्या करता है वो, इन मेटल्स को पहले पिघलाता है। अब देखो लोहे, मान लो हमारे पास में लोहे के दो पीस हैं, इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, इनको क्या करना होगा, इनको मेल्ट करना होगा। और इनको मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। और वो कब पॉसिबल है, इफ़ वी यूज़ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, वोल्टेज विल बी लेस, करंट विल इंक्रीज। अगर हम वोल्टेज को मान लो 10 टाइम, सपोज वी इंक्रीज वोल्टेज 10, डिक्रीज वोल्टेज 10 टाइम, तो करंट क्या होगा 10 टाइम इंक्रीज हो गया और हीट 100 टाइम बढ़ जाती है। तो वेल्डिंग पर्पज़ के लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन, because it increases the current and heat will increase square times। तो क्या होता है, जैसे हम जो हमारे पास में जो मटेरियल होता है, वेल्डिंग के लिए हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पुट करते हैं, देखा हो ना, यहाँ पर जो मेटल वो मेल्ट हो जाता है, बिकॉज ए लार्ज करंट फ्लोज थ्रू दिस इलेक्ट्रोड एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड विच मेल्ट्स दिस मेटल, राइट। So step down transformer is used in welding purpose। Another use जो हमारे घरों में काफ़ी कॉमन है, देखो आपने, हमारे घर में टीवी होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है। जब हम घर में एसी इंस्टॉल करवाते हैं उससे पहले क्या लगाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। तो उस वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर विच कंट्रोल्स द वोल्टेज ऑटोमेटिकली। यदि वोल्टेज कम आ रहा है तो इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा आ रहा है तो डिक्रीज कर देता है। सो दैट इज़ द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं।
इसके अलावा देखो मोबाइल का जो चार्जर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज आल्सो ए ट्रांसफॉर्मर विच डिक्रीजेज द वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट टू 4 और 5 वोल्टेज। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट ट्रांसफॉर्मर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। प्लीज़ इफ you like the video then give a like, share it, subscribe it. Thanks and keep on watching.